मान लीजिए एक रेगुलर डीलर है, कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वर्थ रुपीज वो 10,000, राइट। तो डेफिनेटली वो इस पे जीएसटी भी चार्ज करेगा 1800, दैट विल बी 11,800 विल बी द कॉस्ट, राइट। डियर ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने जीएसटी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट किया है, उसी चैप्टर को आगे मूव करते हुए हम आज का जो वीडियो डिस्कस करेंगे वो होगा बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन टाइप कितने तरह के होते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो डिफरेंट टाइप्स है हर एक का इंपॉर्टेंट क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो इस हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली गाइज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि ये रजिस्ट्रेशन के कितने टाइप्स है। तो मोटे मोटे तौर पे बेसिकली मुख्य तौर पे दो तरह के आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप मिल जाते हैं। एक मिल जाता है आपको रेगुलर और दूसरा आपको मिल जाएगा कंपोजिट। तो कईयों के सवाल होते हैं कि सर अगर हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या मैं जीएसटी रेगुलर स्कीम ऑप्ट करूं या मैं कंपोजिट डीलर के तौर पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लूं। तो बेसिकली हम पहले यहाँ पे समझेंगे दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन होने के बाद आपके अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में जो भी बेस्ट सूट करेगा आप वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि एरिया की, तो एरिया की अगर बात करें तो जीएसटी जो रेगुलर डीलर स्कीम होता है वो बेसिकली वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बिजनेस कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया यानी कि अगर उसको कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है, चाहे वो महाराष्ट्र टू गुजरात कहीं किसी भी दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट सेल करना है तो आराम से सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन आउटसाइड इंडिया भी अगर प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो कर सकता है। कंपोजिट डीलर की बात करो तो ये लोकल एरिया बेस पे होगा। लोकल एरिया यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी कंपोजिट डीलर महाराष्ट्र के अंदर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो गुजरात में प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है। गुजरात में या फिर गुजरात के बाहर अगर महाराष्ट्र के बाहर अगर बात करें कर्नाटका तो वहां पे भी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता है। यानी कि जो उसका स्टेट है महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र ही प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है, सर्विस की सप्लाई करनी है। हाँ, लेकिन अगर बात करें वो परचेज करने की तो बिल्कुल वो परचेज कर सकता है डिफरेंट स्टेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, यहाँ पे भी सेल करना चाहता है, यहाँ पे भी सेल करना चाहता है तो उसको रेगुलर स्कीम में ही आना पड़ेगा, वो कंपोजिट स्कीम में नहीं जा सकता है। दूसरी बात करें टैक्स कलेक्शन की। टैक्स कलेक्शन यानी कि क्या रेगुलर डीलर टैक्स कलेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। रेगुलर डीलर जो है आपका जब भी इनवॉइस रेज करेगा उस इनवॉइस के ऊपर जब भी इनवॉइस रेज किया जाएगा तो वहां पे या तो वो सीजीएसटी या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी जो भी अप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से वो जो टैक्स वहां पे चार्ज करेगा। यानी कि जो रेगुलर डीलर स्कीम में होगा वो डेफिनेटली हर एक इनवॉइस जो भी टैक्सेबल सप्लाई होगी वहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एज पर अप्लीकेबिलिटी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा बायर से। वहीं अगर बात करें कंपोजिट डीलर की तो नहीं, ये टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं कर सकता है। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू कलेक्ट एनी टैक्स, नो ही कैन नॉट डू दैट। टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते भाई साहब अगर कंपोजिट डीलर में है तो, बिकॉज कंपोजिट डीलर जो है वो उसको रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई आप लोकल एरिया पे बिजनेस कर रहे हो, आपको टैक्स कलेक्ट करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अगर बात करें इनवॉइस रेज करने की, यानी कि इनवॉइस अगर रेज करने की बात की जाती है तो इनवॉइस रेज करते वक्त जब भी रेगुलर डीलर कोई प्रोडक्ट सप्लाई करेगा या सर्विस देगा तो हमेशा वो जो इनवॉइस होगा वो कहलाएगा टैक्स इनवॉइस। यानी कि टैक्स इनवॉइस का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे जो प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई की गई है वो टैक्सेबल थी और टैक्सेबल है यानी कि वहां पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अगर वहीं बात करें हम कंपोजिट डीलर की तो कंपोजिट डीलर जो है वो टैक्स इनवॉइस चार्ज नहीं करेगा, बल्कि टैक्स इनवॉइस के बदले वो जो बिल रेज करेगा उसका नाम होगा बिल ऑफ सप्लाई। यानी कि बिल ऑफ सप्लाई रेज किया जाएगा। यहाँ पे कंपोजिट डीलर जो है वो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता है। बात करें टैक्स पेमेंट की, टैक्स पेमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टैक्स पेमेंट किया जाता है वो इनवॉइस बेसिस पे, इनवॉइस बेसिस यानी कि जो रेगुलर डीलर होता है हमेशा वो इनवॉइस बेसिस पे ही टैक्स पे करता है। इनवॉइस बेसिस यानी कि जितने भी इनवॉइसेस सेल करेगा हर एक इनवॉइस पे टैक्स चार्ज करेगा और वो टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन अगर कंपोजिट डीलर है तो वो इनवॉइस वाइज नहीं बल्कि टर्नओवर बेस पे टैक्स पे करता है। टर्नओवर यानी कि जितना भी उसका सेल होता है उसका जो भी सेल करेगा फॉर द पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स पे करना होता है, राइट।
तो मुख्य तौर पे बेसिकली एरिया, टैक्स कलेक्शंस या इनवॉइस की बात करें या फिर टैक्स पेमेंट की बात करें, तो मोटे मोटे तौर पे ये डिफरेंसेस यहाँ पर आइडेंटिफाई होते हैं। इसके अलावा भी जो डिफरेंसेस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर साथ साथ में हम एक छोटी सी केस स्टडी भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकता है, टर्नओवर की बात करें, ऑब्वियस बात है, अगर टर्नओवर यानी कि टर्नओवर की लिमिट अगर बात करें, तो टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो टर्नओवर में आपको ये ध्यान देना है कि टर्नओवर की जो लिमिट है वो डेफिनेटली आज के वक्त यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर रेगुलर का अलग दिया हुआ है, कंपोजिट का अलग है, तो वो आगे चल के अलग भी हो सकता है। जैसे कि टर्नओवर की अगर बात करें, रेगुलर के लिए 20 लाख और प्लस 40 लाख का यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि भाई अगर आपका टर्नओवर पर्टिकुलर स्टेट से 20 लाख इन टर्म्स ऑफ सर्विस, 40 लाख इन टर्म्स ऑफ गुड्स अगर आपका क्रॉस कर रहा है पर्टिकुलर लिमिट, तो ये आपको कंपलसरी जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा रेगुलर में। अगर बात करें कंपोजिट की, तो कंपोजिट का अभी करंट में जो लिमिट है वो है 75 लाख रुपीज। तो 75 लाख रुपीज में आपको अगर टर्नओवर आपका क्रॉस करता है तो आपको कंपोजिट में जा सकते हैं। लेकिन अगर अबो 75 लाख है देन सॉरी, आपको कंपलसरी रेगुलर स्कीम में ही जाना पड़ेगा। तो ये हो गया मोटे मोटे तौर पे डिफरेंसेस की बात, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ केसेस की। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे सवाल करूं कि अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करने की बारी आती है, मान लीजिए आप मिस्टर ए हो, आपको कोई मोबाइल फोन परचेज करना है। अब मान लीजिए कोई मोबाइल फोन आपको परचेज करना है, तो आप किस डीलर से परचेज करेंगे? आप कंपोजिट डीलर से परचेज करना पसंद करेंगे या फिर रेगुलर से या फिर कंपोजिट से? तो चलिए इसको समझते हैं कि आप डिसाइड कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक रेगुलर डीलर है, कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वर्थ रुपीज वो 10,000, राइट। तो डेफिनेटली वो इस पे जीएसटी भी चार्ज करेगा 1800, दैट विल बी 11,800 विल बी द कॉस्ट, राइट। यानी कि अगर कोई रेगुलर डीलर है वो प्रोडक्ट आपको सेल करेगा तो वो 10,000 प्रोडक्ट की प्राइस, 1800 रुपीज है जीएसटी, सो 11,800 जो है वो आपसे टोटल कलेक्ट करेगा। अगर बात करें कंपोजिट डीलर की, तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 है, वो आपसे जीएसटी जीरो, बिकॉज ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू कलेक्ट एनी जीएसटी, राइट। तो हो सकता है वो आपसे सिर्फ 10,000 रुपीज ही कलेक्ट करे। आप कई सवाल कर सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि ये 10,500 भी चार्ज कर सकता है। ऑब्वियस बात है, बिकॉज एक डिफरेंस ये भी है कि जो कंपोजिट डीलर है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं ले सकता, जो कि हमने वो पॉइंट में मिस कर दिया। तो ये भी डिफरेंस आपको नोट करना है कि रेगुलर डीलर जो है वो आईटीसी डेफिनेटली क्लेम कर सकता है, कंपोजिट डीलर वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। तो अब आप सवाल आता है कि यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया 10,500, अब आप किससे परचेज करना चाहेंगे, रेगुलर से कंपोजिट से? तो सी, अगर डिसाइड करना है कि मैं रेगुलर से परचेज करूं या फिर मैं कंपोजिट से परचेज करूं, ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वन। सो स्टेटस का मतलब क्या आप जीएसटी में रेगुलर पार्टी हो, या फिर रेगुलर कॉल रजिस्टर्ड पार्टी? तो क्या अगर आप अनरजिस्टर्ड कॉल कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड? तो डिपेंड करता है कि अगर आप रेगुलर पार्टी हो या फिर कंज्यूमर हो। तो इस केसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप इसको कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रेगुलर डीलर क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट परचेज करने जाएगा वर्थ रुपीज 10,000, तो जो सामने वाली पार्टी है अगर वो 10,000 पे प्लस 1800 जीएसटी भी चार्ज करती है, तो ये जो रेगुलर पार्टी जो बायर होगी वो उसका आईटीसी क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। यानी कि आईटीसी कैन बी क्लेम्ड, राइट। तो आईटीसी ऑब्वियस बात है क्लेम कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी दैट रिमेन्स 10,000 ओनली, करेक्ट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पे 10,000 होती है, बल्कि जो 1800 दैट कैन बी क्लेम्ड एज आईटीसी। तो आप अगर यही प्रोडक्ट अगर कंपोजिट से परचेज करने जाओगे तो आपके लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ जाएगी, बिकॉज सामने वाला तो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ जाएगी आपकी 10,500। सो नाउ यहाँ पे आपको 10,000 का प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ेगा, यहाँ पे 10,500। तो एज अ रेगुलर डीलर, इफ यू आर अ बायर एंड रजिस्टर्ड अंडर स्कीम ऑफ रेगुलर, तो आप डेफिनेटली किसको प्रीफर करोगे, आप प्रीफर करोगे रेगुलर वन को, राइट। आप रेगुलर को प्रीफर करोगे। लेकिन अगर आप कंज्यूमर हो, जो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो ऑब्वियस बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस फैक्टर, राइट।
मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्राइस फैक्टर, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था आईटीसी फैक्टर, लेकिन एक कंज्यूमर के लिए प्राइस फैक्टर, वो प्राइस चेक करेगा भाई रेगुलर का क्या प्राइस है, रेगुलर का प्राइस है 11,800 क्योंकि टोटल प्राइस उसके लिए हो गया। भाई कंपोजिट का प्राइस क्या है, कंपोजिट वाला 10,500 चार्ज कर रहा है, ऑब्वियस बात है मुझे यहां से बेनिफिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो कहां से परचेज करना चाहेगा, वो परचेज करना चाहेगा कंपोजिट डीलर से, राइट। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपका स्टेटस क्या है, आपका स्टेटस आप डिसाइड करते हो, तो आपको ये चेक करना है कि भाई मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे आईटीसी सेट ऑफ तो मिलने वाला नहीं है। अब ये आईटीसी सेटअप के बारे में भी डिफरेंस समझना है, तो चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं आईटीसी के बारे में कैसे काम करता है। मान लीजिए कंपनी है सैमसंग, मैं आपको जस्ट डिफरेंस दिखा रहा हूं। सैमसंग कंपनी एक मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, मान लीजिए मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। सिंपल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया वर्थ ₹10,000, ये प्रोडक्ट का प्राइस है। अब एक रेगुलर डीलर परचेज करने जा रहा है और एक कंपोजिट डीलर परचेज करने जा रहा है वहां से, तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो 10,000 का प्रोडक्ट बेचेगी, 1800 रुपीज जीएसटी लगाएगी, तो सामने वाले से कितना कलेक्ट किया जाएगा 11,800। चाहे भाई आप रेगुलर में हो तो भी आपको 11,800 देना है, चाहे आप कंपोजिट में हो तो भी आपको उतना ही देना है। तो रेगुलर वाला जब परचेज करेगा तो उसके लिए परचेज प्राइस कितना हो गया 10,000 प्लस जीएसटी कॉल 1800 रुपीज, तो उसके लिए जो टोटल प्राइस हो गई 11,800 हो गई, राइट। तो रेगुलर वाले पर्सन को ये जो 1800 रुपीज उसने पे किया उसके लिए लॉस नहीं है, इट इज नॉट अ लॉस, बिकॉज क्या होगा कि अब ये क्या होगा मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट पॉइंट में। अब जो रेगुलर डीलर ने परचेज किया है ये क्या करेगा, किसी का नेक्स्ट को सेल करेगा, नेक्स्ट पर्सन को सेल करेगा, राइट, नेक्स्ट पर्सन को वो सेल करने वाला है। अब ऐसे केस में सेल करने जा रहा है तो ऑब्वियस बात है उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है 10,000। अब ये उसने परचेज किया था, परचेज प्राइस क्या है उसका 10,000। अब वो क्या करेगा, वो अपना बोलेगा भाई मेरा प्रॉफिट भी तो ऐड कर लूं, मैं अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लूं इस प्रोडक्ट में, तो मैंने प्रोडक्ट को प्रॉफिट ऐड कर लिया 2,000, दैट विल बी नियर अबाउट मान लीजिए 5,000 रुपीज, चलिए ठीक है 12,000 पे ही एडजस्ट कर लिया। अब वो क्या करेगा जीएसटी चार्ज करेगा दिस 12,000 पे, राइट, सो दैट विल बी नियर अबाउट, अगर मान लीजिए इसका कैलकुलेट भी करते हैं तो कितना हो जाता है इसका जीएसटी अमाउंट, ये हो जाता है 2160। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि जब प्रोडक्ट बेचेगा आगे किसी पार्टी को वो 14,160 रुपीज। तो ऐसे केस में अगर बात करें इसकी लायबिलिटी की, इसकी लायबिलिटी की बात करें तो भाई साहब ने कलेक्ट किया है टैक्स 2160, लेकिन उसमें से वो 1800 का जो लायबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ओवर हियर, राइट। तो ऐसे केस में इनकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 360 रुपीज की, करेक्ट। अब यहीं पे अगर इसी एग्जांपल को कंपोजिट डीलर के एंगल से देखोगे तो इसके लिए परचेस प्राइस क्या हो जाएगा, इसके लिए परचेस प्राइस 10,000 प्लस 1800, तो टोटल इसके लिए क्या हो जाएगा 11,800 विल बी द परचेस प्राइस, बिकॉज ये इसके टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। ये आईटीसी जो 1800 का अमाउंट था, ये आईटीसी ही कैन नॉट क्लेम under GST, he cannot claim this ITC portion is an kind of additional expenses। तो अब बात है कि जब वो ऑनवर्ड सेल करेगा, किसी और दूसरे को सेल्स करेगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट का परचेस का कॉस्ट क्या रहेगा, उसके लिए प्रोडक्ट का परचेस कॉस्ट हो गया 11,800, जबकि यहीं पे उसका परचेस कॉस्ट कितना था 10,000 था। अब जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने की बात करेगा तो बोलेगा भाई मैं अपना प्रॉफिट ऐड करना चाहता हूँ 2,000 रुपीज, सो नाउ आई विल सेल फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर 13,800, राइट। सो ही कैन नॉट कलेक्ट एनी जीएसटी, जीएसटी तो वो 000 कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता है, तो फाइनली वो कितने का प्रोडक्ट सेल करेगा 13,800। नाउ अब यहीं पे बात आती है कि अगर आप रेगुलर पार्टी हो तो आप किससे परचेस करना चाहोगे, आप रेगुलर वाले से परचेस करना, बिकॉज ये जो 2160 है, ये 2160 इज नॉट अ लॉस फॉर यू, आपके लिए कोई लॉस नहीं है, आपको ये आईटीसी मिल जाएगा परफेक्टली ऑलराइट। सो ऐसे केस में भले ही आपके पॉकेट से 14,160 रुपीज पे कर रहे हो आज के दिन में, बट एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बन रही है वो 12,000 ही बन रही है, बिकॉज ये 2160 जो है वो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर बात करूं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर क्या देखेगा, भाई मेरे लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है, भाई कम किसको पे करना है, ओके इसको मैं कम पे करूंगा, तो मैं किसे परचेस करना चाहूंगा, मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कंपोजिट वाले को, जबकि एक रेगुलर पार्टी ज्यादा करके रेगुलर वाले को ही प्रेफर करना चाहती है। सो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में कंपोजिट और रेगुलर स्कीम में डिफरेंस क्या होता है। तो सवाल आता है कि अगर आपको सेलेक्ट करना है कि भाई मैं रेगुलर में जाना चाहूं या फिर मैं रेगुलर में जाऊं या मैं कंपोजिट में जाऊं, प्लीज सजेस्ट करो। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा, देखो सबसे मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मैं बोलूंगा इसको अगर जाने के लिए
तो आपको जाना चाहिए हमेशा रेगुलर में, आपको जाना चाहिए रेगुलर में। लेकिन हाँ, रेगुलर में जाते हो तो प्लीज याद रखना, आपको जितने भी कंप्लायंसेस हैं, जितने भी जीएसटी के कंप्लायंसेस है, आपको सारे के सारे फॉलो करने पड़ेंगे एंड इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। आपके लिए ऑप्शनल है भाई कि नहीं मुझे मेरा टर्नओवर नहीं हो रहा था क्रॉस तो चलो मैं इसमें चला था, नहीं नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। यू मस्ट हैव टू फॉलो द कंप्लायंसेस, जिसमें आपका बुक्स मेंटेन करना हो गया, आपके जीएसटी की फाइलिंग करनी हो गई, आपका सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया, जितने भी नोटिसेस है उसको रिप्लाई करना हो गया, जितने भी रिटर्न्स का टाइम है, जितने भी अब जो भी एप्लीकेबिलिटी बनती है वो सब करना पड़ेगा। तो दैट मे बी पॉसिबल कि ये थोड़ा सा आपके लिए कॉस्टली हो सकता है, बिकॉज बुक्स मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, जीएसटी फाइलिंग करने के लिए टैक्स कंसल्टेंट रखना पड़ेगा जिसको मंथली पे करना पड़ेगा। तो ये आपको सोच समझ के करना है। दूसरी बात आती है कि भाई कंपोजिट अगर मेरा 75 लाख के नीचे है तो मैं काम करता हूं, मैं जब 75 लाख के ऊपर होगा तब देखेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास कंपोजिट में है तो मैं काम करता हूँ, मैं कंपोजिट वाला क्या करता हूँ, मैं कंपोजिट में चला जाता हूँ, मैं प्रोडक्ट जो है विद इन सेम सेल करूंगा, विद इन स्टेट सेल करूंगा, मैं आउट ऑफ स्टेट जाने वाला हूँ नहीं। आईटीसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं, भूल जाओ, मेरे आईटीसी का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, मैं कोई प्रोडक्ट बाहर बेचने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये सवाल हो सकता है कि चलो अगर मान लो यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग क्या करूंगा, मैं क्वार्टरली फाइल करने वाला हूँ, क्वार्टरली फाइल करने वाला हूँ। अब रेगुलर स्कीम जो होता है वो मंथली फाइल भी कर सकता है, मंथली रेगुलर वाला मंथली भी फाइल कर सकता है, या फिर वो क्वार्टरली भी फाइल कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर, राइट। लेकिन यहाँ पे उसको क्वार्टरली ही फाइल करना है, क्वार्टरली में उसको जो फाइलिंग करनी है उसको फाइल का नाम है CMP 08, जबकि यहाँ पे उसको फाइल करनी होती है रेगुलर वाले को GSTR 1 और GSTR 3B। सो ये दो रिटर्न जो होते हैं उसको अप्लीकेबल होते हैं जो मंथली या क्वार्टरली फाइल करने हैं, जबकि यहाँ पे उसको टर्नओवर टैक्स फाइल करना होता है CMP 08 में। लास्ट सवाल यहां पर आता है इसी चैप्टर से रिलेटेड कि परवेज अगर मान लो मेरा टर्नओवर जो 75 लाख रुपीस के ऊपर हो गया, जिस दिन भी हो गया, मान लीजिए आज मेरा डेट है 10th ऑफ अगस्त, फॉर एग्जांपल 10th ऑफ अगस्त है, और मेरा जो डेट है वो 75 लाख के आज ही के दिन 75 लाख के ऊपर चला गया टर्नओवर। 75 लाख, प्लीज मैं अभी भी स्टार मार्क कर रहा हूँ बिकॉज ये चेक कर लेना, 75 लाख ये माइट भी 1 करोड़ भी हो सकता है, आगे चल के कितना भी हो सकता है। तो प्लीज ये जो अमाउंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको वापस से रीचेक कर लेना। तो सवाल ये था कि 75 लाख अगर मेरा क्रॉस हो गया तो मैं मुझे कंपोजिट तो मिलेगी नहीं, तो अब मैं क्या करूं, तो मैंने बोला आपको अब कंपलसरी आपको रेगुलर में आना पड़ेगा। आपके लिए टाइम मिलता है, कितना टाइम मिलता है आपको, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको कंपलसरी रेगुलर में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए फिर आपके ऑफेंसेस में काउंट किया जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी, जो 21 ऑफेंसेस लिस्ट है, और उसमें आपको ऑफेंसेस में काउंट किया जाएगा, और उसके जो भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट होंगे दैट इज रिलेटेड टू आईटीसी एंड टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट क्वेश्चन, वो जो भी है वो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं, आपसे कलेक्ट करेगी। सो आई होप आपको जो मेजर डिफरेंस था रिलेटेड टू दैट आपको समझ में आ गया रहेगा। इफ एनी स्टिल एनी डाउट राइट, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, कभी भी ओपन है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में वहां पे मिल जाएगा। आप हमसे एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल तो नहीं मतलब मैसेज ही कर सकते हैं ज्यादा करके, बिकॉज कॉल पिक करना इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। तो इट इज बेटर कि आप अपनी जो क्वेरी है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिए, हम वहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। सो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। थैंक यू।